और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना की जो प्रिकॉशन डोज है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है एडल्ट्स के लिए, यानी 18 प्लस के जो लोग हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज लगेगी। 10 अप्रैल से वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कोरोना के खिलाफ अगर सबसे बड़ा हथियार कुछ है तो वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर प्रिकॉशन डोज कब लेना है, क्योंकि जिन्होंने अपनी वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और समय बीत रहा है, उसके बाद ये सवाल था कि तीसरी डोज कब लगेगी। तो इसका जवाब आज आ चुका है। सरकार ने निर्णय ले लिया है, ऐलान कर दिया है 18 प्लस वालों को भी अब प्रिकॉशन डोज लगेगी, यानी प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों का दायरा बढ़ाकर अब 18 प्लस तक ले आया गया है। पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगना चालू हो चुकी थी और अब 18 प्लस वालों को भी प्रिकॉशन डोज लगेगी। 10 अप्रैल से प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो जाएगी। और करौली मामले की राज्य सरकार प्रशासनिक जांच करवा रही है। कैलाश चंद मीणा मामले की जांच करेंगे। कैलाश चंद मीणा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 दिन दिए गए। 15 दिन में मामले की जांच कर उन्हें सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली मामले की। अब प्रशासनिक जांच होगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन जिम्मेदार है, इन सवालों के जवाब ये जांच टीम खोज कर लाएगी 15 दिन में। हिंसा से जुड़े तमाम सवालों के जवाब इस टीम को खोजने हैं और एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जो रिपोर्ट 15 दिन में सरकार को ये टीम सौंप देगी। कैलाश चंद मीणा लीड करेंगे जांच को। जांच अधिकारी उन्हें नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक जांच में यह खुलासा होगा कि हिंसा का जिम्मेदार कौन है, कौन कौन इसमें शामिल था, आखिर उस दिन हुआ क्या था। और सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है और मामले की प्रशासनिक जांच का सरकार ने निर्णय लिया है ताकि क्या हकीकत है पूरे घटनाक्रम के पीछे वो सामने आ सके, क्योंकि इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है और अलग अलग दल जो है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, आरोप का दौर जारी है। तो सरकार ये चाहती है, क्योंकि सरकार पूरे मामले पर शुरुआत से ही गंभीर रही है और ये चाहती है कि हकीकत जो है वो सामने आए और जो दोषी है उन्हें सजा मिले और साथ ही बेगुनाह जो है वो उन पर किसी तरह की आंच नहीं आए। तो गृह सचिव जो है कैलाश चंद मीणा, इन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और आज ही केसी मीणा जो है वो करौली जाने के उनको निर्देश दिए गए थे कल शाम को ही। तो वो करौली जो है वो जांच के लिए आज पहुंचे होंगे और तमाम जो पक्ष हैं इस घटना से संबंधित उनके जो है वो उनसे बातचीत करेंगे और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट बनाकर 15 दिन में राज्य सरकार को ये सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी। तो सरकार लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जैसा आज एसीएस गृह और डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक जो घटनाक्रम रहा और अब तक जो कार्रवाइयां की गई है उसका ब्यौरा दिया है। तो सरकार एक सख्त संदेश देना चाहती है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले जो प्रकरण हुए, इस जांच टीम को दिनेश प्लेइंग ग्राउंड क्या दिया गया है? कहने का मतलब यह है कि कितना दायरा इनको दिया गया है, सवाल नंबर 1। और सवाल ये भी है कि इनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं? देखिए गाइडलाइन तो यही दी गई है कि 15 दिन में इन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो देनी है। 15 दिन में ये पूरी जांच करेंगे और करौली जाकर जो है मौके पर जाकर ये सभी पक्षों से बात करके मौके पर साक्ष्य जो है वो जुटाकर उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को देंगे। तो उसके बाद राज्य सरकार इस मामले पर इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी। तो केसी मीणा आज ही तत्काल उनको पहुंचने के निर्देश क्योंकि दिए गए थे गृह विभाग की ओर से। ठीक है, ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करौली हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह कहना है प्रदेश पुलिस के मुखिया एमएल लाठर का। उन्होंने जयपुर में करौली हिंसा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हालात पर पूरी नजर है, शांति से त्योहार मनाएं। प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी और एक फूटाकोट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से
वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जैसा आप बता रहे हैं 37 लोग जो हमने एफआईआर में नामजद किया था, 37 में थे अभी 16 तो नामजद गिरफ्तार हुए हैं और 7 और फर्दर जो हमने वीडियो फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके किया। टोटल केस में 23 अरेस्ट हुए हैं। कहने का मतलब 44 को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 23 अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल साहब सिंह गुजर और राजा राम का भी नाम है, क्योंकि साहब सिंह जो है वो तो आयोजकों में से ही था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है। जब कोई घटना होती है, अभी इस पूरे प्रकरण की जांच होम सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। करौली हिंसा मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते दिखे। राजस्थान प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है। हालात वहां पर दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा लगता है वो चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। क्योंकि इस तरीके से बर्बरता, इस तरीके से आतंक, इस तरीके से भय और खौफ का माहौल हमने कभी नहीं देखा। मैं मानता हूं कि वो राजनीति करते हैं, जादूगर हैं, प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरीके से राजस्थान के उन लोगों के सीधे सीधे मानव अधिकारों पर भी चोट करते हैं। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए हैं? हम लोगों का एक दल, 7 सदस्यीय दल, जिसमें हम 3 विधायक थे, मैं, मदन दिलावर, रामलाल जी शर्मा और 3 सांसद थे, सुखवीर सिंह जौनपुरिया, मनोज राजौरिया और रंजीता कोहली जी। 2 अप्रैल की घटना पर हमने प्रशासन को अनुमति चाहिए, उन्होंने 5 अप्रैल को हमें अनुमति दी और 5 अप्रैल को हम वहाँ उस जगह पर गए जहाँ सबसे पहले दुकानें जली। व्यापार मंडल का एक डेलीगेशन रोता हुआ हमें मिला। उन्होंने कहा हमारी दुकानें जली, हम दुकानों जलने पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। एफआईआर हाथ में लिए खड़े हैं। हम ये बता सकते हैं कि एफआईआर में हमारी दुकानें को लूटा किसने, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर जाती। खबर प्रतापगढ़ से, जहां छोटी सादड़ी में हुए विकास प्रजापत हत्याकांड का मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। बीजेपी की ओर से छोटी सादड़ी कस्बे में बंद का आह्वान हुआ। इसे लेकर सुबह से ही छोटी सादड़ी कस्बे में दुकानें नहीं खुली। व्यापारियों की ओर से भी बंद को समर्थन दिया गया। हालांकि बंद से आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया, लेकिन शहर में एक भी दुकान नहीं खुलने से लोग चाय पानी को भी तरस गए। बता दें, बीजेपी की ओर से लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर बंद का आह्वान किया गया। चित्तौड़गढ़ में देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर माहौल गर्म है। इसी बीच केसुंदा में विकास प्रजापत हत्या मामले ने राजनीति चरम पर पहुंचा दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमला हो रहा है। सरकार को लगातार निशाने पर रखा गया, बड़े आंदोलन किए गए हैं, लेकिन एक बार फिर चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एक और एक युवक की हत्या के बाद जहां शव नहीं उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक आपराधिक प्रवृत्ति के डॉन देवा गुर्जर की मौत के मामले में, हत्या किए जाने के मामले में कांग्रेस का कनेक्शन जुड़ने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा गुलाबचंद कटारिया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थितियां राजस्थान में। देखो का केसुंदा जहां का मंत्री स्वयं रहने वाला है और राजस्थान के मंत्रिमंडल में एकमात्र चित्तौड़ के प्रतिनिधित्व करता है, उसके गांव में अगर बीजेपी का झंडा स्थापना दिवस का लगा दे और उसको पीट पीट करके मार दिया जाए और मंत्री अभी तक भी सोया रहे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कोई राजस्थान का नहीं हो सकता। और एक तरह से ये लगता है कि स्वयं मंत्री का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मारने वाले लोगों के साथ सहानुभूति इस बात को प्रकट करती है। बाकी अगर गांव में किसी का भी बच्चा मर जाए और मैं उस गांव का निवासी हूं, मैं तुरंत दौड़ करके वहां जाऊंगा। क्या मैं उसकी मदद करता हूं? सहानुभूति तो दे सकता हूं, वो भी उसने नहीं किया। और एक के बाद एक घटना यहाँ घटित हो रही है, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। अपराधी जिस प्रकार से खुलेआम अपराध कर रहे हैं, उनको कोई भय नाम की चीज़ नहीं है। ये बिना राज्य के आश्रय के कभी संभव होता नहीं है। इसका मतलब सीधा का सीधा राज्य का भी इसमें संरक्षण है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने छोटी सादड़ी मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, केसुंदा छोटी सादड़ी में भाजपा का झंडा लगाने के कारण विकास प्रजापत की हत्या कर दी गई। इस क्षेत्र की पिछले कुछ महीनों में ऐसी तीसरी घटना है। इससे पहले जनवरी में कर्णपुर कला सरपंच केरिंग मीणा और मार्च में ढावटा निवासी भूरालाल मीणा की भी हत्या की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और केरल के बाद अब हैशटैग राजस्थान में भी अराजकता इस कदर बढ़ गई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या की जाने लगी है, लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोविंद सिंह डोटासरा और एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे ने केंद्र पर जमकर हमला बोला कि इस मार से, इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है। लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर सू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को उन्हें भेंट किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत का यह अभियान, आपने देखा होगा कि पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए आम जनता की, आम किसानों की, हमारे मातृशक्ति गृहिणियों की, युवाओं की इस पीड़ा को लेकर केंद्र सरकार के सामने चेताने के लिए, आगाह करने के लिए और देश की इस जनता को इस भारी महंगाई से मुक्तता दिलाने का आह्वान कर रही है। कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार एक तरफा पिछले दिनों में महंगाई का बोझ रोज और रोज बढ़ाते जा रही है और आम जनता किस तरह से इस महंगाई के बोझ में रोज पिसती जा रही है और रोज सुबह उसे महंगाई के एक नए बोझ का एहसास खबर पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मात्र सिर्फ सुनने मिल रहा है। बात करते हैं श्रीगंगानगर की, जहां एक 4 साल की मासूम से रेप की वारदात सामने आई। मामला अनूपगढ़ थाना इलाके के गांव का है, जहां घर के बाहर खेल रही एक 4 साल की मासूम को पहले किडनैप किया गया,
फिर अज्ञात जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने अनूपगढ़ थाने में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मासूम के परिजनों के मुताबिक 5 अप्रैल को मासूम घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक बड़ी खबर राजसमंद से आपको बता रहे हैं। यहां आमेठ में बदमाशों ने कहर ढा दिया। दिन दहाड़े एक दुकानदार से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये बदमाश स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। बदमाशों ने पहले तो दुकानदार से मारपीट की, फिर 4 लाख रुपए नकद, सोने की चेन लूटी और फरार हो गए। इस दौरान एक युवक ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस पर भी इन बदमाशों ने हमला बोल दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना गोसुंडी कस्बे में सामने आई है। चूरू के सुजानगढ़ में एक क्रूर टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर कक्षा 8 के छात्र को बेरहमी से पीटा। लात, घूंसों, डंडों से बुरी तरह मारा। पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना 17 फरवरी की, जब एक पब्लिक स्कूल के टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं होने पर बच्चे को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे छात्र को काफी चोटें आई, उल्टियां भी हुई। इसके अलावा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि छात्र ये बात किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया भी गया। पीड़ित छात्र का इलाज कई दिनों से जयपुर में चल रहा है। इसमें मेरा बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 8वीं में और 17/2/2022 को मेरे बच्चे को 1:34 मिनट से 3:22 मिनट तक कंटिन्यू लगातार मारपीट की, जिससे मेरे बच्चे को काफ़ी चोटें आई। चोटें आने के बाद में वो मेरा बच्चा वहाँ बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में वहाँ के जो डायरेक्टर है जुगल जी मोदी और आशीष ढाका, जो जिस टीचर ने इसको पीटा था, इन दोनों ने उसको और धमकाया कि तू घर जाके बोल दिया तो तेरे को और ज़्यादा पिटाई होगी। उसके बाद में मेरे बच्चे को वहाँ से अकेला निकाल दिया। वो घर पे आने के बाद में फिर बेहोश हो गया। एसीबी ने इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मरुधरा के एक धन कुबेर अफसर को दबोचा है। वह फरियादी से बायोफ्यूल के व्यापार को निर्बाध रूप से संचालित करने देने की एवज में 15 लाख और लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में 5 लाख रुपए ले रहा था। रिश्वतखोर बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने कहा कि आरोपी के तारानगर स्थित घर से करोड़ों रुपए कैश जब्त हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने इस साल बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, लेकिन इस साल की ये सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। एक धन कुबेर अफसर पकड़ा गया है। बायोफ्यूल प्राधिकरण का सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ काफी नामी है, नामचीन है, सम्मानित भी है, इसके सम्मान भी हुए हैं। एसीबी ने कार्रवाई कर इसे पकड़ा है। इसने मांगे थे 15 लाख रुपए निर्बाध रूप से व्यापार संचालित करने देने के लिए और लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में 5 लाख की डिमांड की थी। एसीबी द्वारा बायोफ्यूल अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हमारे पास परिवादी आया था बहुत ही परेशान स्थिति में। वो बायोफ्यूल में डील करता है, तो उसको परेशान करके और एक तो मासिक बंदी के रूप में रिश्वत मांगी जा रही थी और उसका जो लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। हमने हमारे एडिशनल एसपी नरोत्तम से उसका सत्यापन कराया। स्पष्ट डिमांड होने के बाद हमने ट्रैप प्ले किया और कल रंगे हाथों योजना भवन में बायोफ्यूल के दफ्तर में सुरेंद्र सिंह को अपने एक सहयोगी के साथ 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके आवासीय परिसर में जो झोटवाड़ा में स्थित है 3 करोड़ 62 लाख रुपए कैश और 46 बोतल विदेशी शराब की मिली है। कैश को जब्त कर लिया गया है। शराब के लिए स्थानीय थाने पे मुकदमा दर्ज कराया गया है। पिनेकल में 3 बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट्स मिले हैं, पेंट हाउसेस मिले हैं, जिनमें कुछ में अभी रिपेयर का वर्क चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है और उसमें 56 बोतल विदेशी शराब की अत्यंत ही महंगी ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं जिनको कि कई अधिकारियों ने हमारे जो जांच करने वाले थे उन्होंने देखा भी नहीं था
तो उनको जब्त किया गया है और ज्योति नगर थाने में एक्साइज एक्ट का। बाड़मेर में एसीबी ने कार्रवाई कर देरासर सर्कल में लगे आरआई को करीब 4,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरआई रावताराम के पास 2 पटवार सर्किल का चार्ज है। कृषि आदान अनुदान की राशि खातों में जमा करवाने के नाम पर इसने रिश्वत मांगी थी। और अब देखिए एक जवान का संघर्ष। धरने पर एक अकेला जवान। प्रोसेस कितना लंबा चलेगा इसका मुझे पहले से मैं जानता हूं कितना लंबा चल रखा था। अभी भी प्रोसेस पे मेरे को सिस्टम पे विश्वास नहीं है। देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले बीएसएफ के इस जवान को सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। करीब 2.5 साल से दफ्तरों के चक्कर लगाकर बीएसएफ के हवलदार रामनाथ कुमावत भले ही थक गए हों, लेकिन जोश अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। कृषि भूमि के पट्टा परिवर्तन के साथ ही जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जंग लड़ने वाले रामनाथ को कुछ सफलता तो मिली है, लेकिन जंग अभी बाकी है। 3 मांगी थी। एक जमीन को कन्वर्ट करवा के पट्टा बनवाना था, दूसरी अतिक्रमण कर रखा था उसको हटवाना था, तीसरी गांव के लोगों ने इलीगल दंड लगा रखा था उसको वापस लेना था। इन तीनों मांगों में से कलेक्टर महोदय ने दूसरे दिन धरने के दूसरे दिन मंगलवार को मेरा भूमि का रूपांतरण करवा के उसका पट्टा बनवा दिया है। वो मेरे घर पे पहुंच चुका है। मामले की जानकारी के बाद झुंझुनू के कलेक्टर ने कार्रवाई की है, जिसे धरने पर बैठे जवान ने भी स्वीकार किया है। उसमें 8 महीने की निर्धारित अवधि होती है कि 8 महीने में के अंदर उसको जो है वो विद पेनल्टी करवाना पड़ता है पंजीयन। वो भी ये नहीं करवा पाया विद पेनल्टी भी। तो फिर अभी जो है जब ये बात आई मेरे सामने तो उसको रिवैलिडेट कराते हुए और उसका पंजीयन कुनगढ़ तहसील से करवा दिया गया। हालांकि धरने पर बैठे रामनाथ की कुछ मांगों को कलेक्टर कानूनी दायरे से बाहर बता रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि कोई पीपल की डाली काटने पर पंच पटेलों ने या समाज के लोगों ने जुर्माना कर दिया, आर्थिक जुर्माना। तो ये इसमें मैंने कहा जो है उनका ये कहना था कि उन पंच पटेलों पर ने जो हमारे ऊपर जुर्माना किया उसको वापस वसूल करके मुझे दिलाया जाए। तो ये इसके लिए मैंने कहा पंच पटेलों का सामाजिक जुर्माना ये हमारे किसी भी कानून में और जो है उसमें एम्बिट में नहीं आता है। बहरहाल कलेक्टर की पहल से आखिरकार बीएसएफ जवान को कुछ हद तक तो न्याय मिला है, लेकिन धरने पर बैठे जवान की माने तो उन्हें गांव से लेकर पुलिस और सरकारी दफ्तर में बैठे भ्रष्ट तंत्र से भिड़ना पड़ रहा है और न्याय मिलने तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। करशन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।